आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। अब सारे न्यूमेरिकल्स मतलब 2025 से लेके 2015 तक। अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल्स में क्या है कि हर एक पेपर में एटलीस्ट 3 न्यूमेरिकल पूछते हैं, 3 अलग अलग चैप्टर से। हो सकता है एक चैप्टर से 2 न्यूमेरिकल पूछे, बट इफ यू ऑब्जर्व तो एवरेज 3 न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसका मतलब 9 to 10 मार्क्स का जो पोर्शन है वो न्यूमेरिकल्स का है। और अगर मैं 10 मार्क्स कंसिडर करूं तो ये 20% हो रहा है। मतलब आपका अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का 20% पेपर जो है ये प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो बस आपको 3 से 4 फॉर्मूले याद रखने स्टूडेंट्स, and by using that formulas you can solve all that type of questions। ठीक है, तो फटाफट से न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। अब हम कौन से न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लेने वाले हैं? आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 2025 के न्यूमेरिकल्स है। देन उसके बाद 23 के न्यूमेरिकल्स है। देन उसके बाद 22 के न्यूमेरिकल्स है। देन 19, ऐसे करते करते सारे 2015 तक हम आए स्टूडेंट्स। तो बेसिकली करना क्या है आपको, आपको इसमें से एक 5 से 6 अगर न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो भी आप बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर से पहले से स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व किए, कैलकुलेट द आउटपुट पल्स, कैलकुलेट द आउटपुट पल्स with for the timer used as a monostable multivibrator given R is equals to 15 किलो ओम, C is equals to 0.22 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ये क्या है? IC 555 की 2 एप्लीकेशन है, उसमें से एक जो है दैट इज मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। उसमें से एक जो है यह है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अब ये जो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, इस मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का जो पल्स विड्थ रहता है, उस पल्स विड्थ का जो टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 1.1 r इंटू सी। और ये इसका टाइम पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड है कि t इज इक्वल टू 1.1 r सी। नाउ पुट द वैल्यूज एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। अब यहाँ पे इक्वल के नीचे इक्वल 1.1 इंटू 15 किलो ओम है, 15 इंटू 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू रखो 0.22 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड है इसलिए -6, इक्वल के नीचे इक्वल। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो नंबर एक साइड, पावर एक साइड, 1.1 इंटू 15 इंटू 0.22 इंटू 10⁻, ये +3 है, ये -6 है, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 11 मल्टीप्लाइड बाय 22, सो 11 टू ज़ा 22 एंड 11 टू ज़ा 22 +2 24। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है 3 के बाद आएगा, सो 0.242 मल्टीप्लाइड बाय 15 इंटू 10⁻³ सब इस 15 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 टू ज़ा 30, 3, 15 4 ज़ा 60 +3 63, 15 टू ज़ा 30 प्लस ये 36 आएगा। और 3 डेसिमल के बाद हमें पॉइंट देना है, तो 3.63 इंटू 10⁻³ यहाँ पे सेकेंड ये टाइम आएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो दैट t इज इक्वल टू 3.630, और ये 10⁻³ के लिए हम लिखेंगे मिली सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट पल्स विड्थ। अब इसमें दूसरा और एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ द पल्स विड्थ चेंजेस टू 20 मिलीसेकंड। इसका मतलब पल्स विड्थ चेंज हो गई है, 20 मिलीसेकंड हो गई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इसमें इफ t is equals to, if t is equals to 20 into 10⁻³ second, then we have to find the value of c, and therefore t is equals to 1.1 r into c है। put the values, it's a 20 into 10⁻³ equals to 1.1 into 15 into 10⁻³ into c। तो हमें यहाँ पर c की वैल्यू को फाइंड करना है स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे C बनेगा, C इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 15 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे ये 20 इंटू 10⁻³ है, सो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो ये बनेगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन 1.1। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स C की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, 4 को 0 लगा देंगे, ये 40 बनेगा, 40 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10⁻⁻⁶, सो 11 3 ज़ा 33, 33 बचे 7, सो 11.11 3.6, ओके 3.6 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड ऑन एन एवरेज। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 3.6 माइक्रोफैरेड। अगर हम ये साइड में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 40 डिवाइडेड बाय 11, 11 3 ज़ा 33 और ये बचा 7 0, 11 6 ज़ा 3.6 पॉइंट दिया, 11 6 ज़ा 66 बचा 4 और यहाँ पे 11 3 ज़ा 33, मतलब 3.63 माइक्रोफैरेड इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन एन ओपैम्प इन्वर्टिंग एडर V1 V2 V3 दिया है, R1 R2 R3 दिया है और पूछा है फाइंड द आउटपुट वोल्टेज इन द फीडबैक रेजिस्टेंस 20 किलो ओहम। नाउ हमें स्टूडेंट्स ओपैम्प एज एन इन्वर्टिंग एडर का डेरिवेशन पता है, उसका जो डेरिवेशन है कि दैट इज इक्वल टू V0 इज इक्वल टू माइनस RF इन अ ब्रैकेट V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3, ये डेरिवेशन है। नाउ पुट द वैल्यूज प्रॉपरली एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। इसमें ना एक चीज याद रखनी स्टूडेंट्स कि ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन नहीं बोलना है, ठीक है। सो इक्वल के नीचे इक्वल, दैट इज माइनस फीडबैक रेजिस्टेंस है 20, 20 इंटू 10⁻³ इन अ ब्रैकेट। V1 की वैल्यू कितनी है? 0.2 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ प्लस V2 की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ प्लस V3 की वैल्यू 0.4 डिवाइडेड बाय R3 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये नीचे तीनों जगह 10⁻³ है तो 10⁻³ को हम कॉमन ले लेते, सो दैट बिकम्स 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³ इन अ ब्रैकेट ये 0.2 बाई 1 प्लस 0.1 बाई 2 प्लस 0.4 बाई 4। तो इसका ना एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, और अब मैं अगर एलसीएम लेने की कोशिश करूँ तो इसका एलसीएम 4 आएगा, तो ये 10⁻³ और ये 10⁻³ कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू -20 इन अ ब्रैकेट। ये यहाँ पर मुझे 4 लाना है तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स -20 इन ब्रैकेट, ये 0.8 प्लस 0.2 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि बेस सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन होगी। अब यहाँ पे -20 दैट इज इक्वल्स टू हियर V0 इज इक्वल्स टू -20 इन अ ब्रैकेट। अब ये -0.8 प्लस 0.2 इट्स 1.4, दैट बिकम्स 1.4 डिवाइडेड बाय 2, 1.4, ये 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ये 10 जा 20, so that is equals to माइनस, ये डिवाइडेड बाय 4 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 है, सो इट्स अ 40 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू V0 इज इक्वल्स टू -7 वोल्ट, V0 इज इक्वल्स टू -7 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो V0 है, V0 की वैल्यू -7 वोल्ट आई है। ठीक है, अब अगर ओपैम्प एज एन इन्वर्टर के कई सारे क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओपैम्प एज एन एडर में ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू के लिए तो सॉल्व किया, बट आप बाकी के वैल्यूज के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं बस ओपैम एडर की बात करूँ तो आप आगे का न्यूमेरिकल देखिए कि यहाँ पे ओपैम एजर हाँ, ये भी एडर का ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करके लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ओपन एज ए एडर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देन सेम अगेन इन एन ओपन एज एन इन्वर्टिंग समिंग एडर सर्किट, तो ये भी ओपन एज एन एडर का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको V1 V2 V3 देंगे, R1 R2 R3 देंगे, RF देंगे, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। बट यहाँ पर हर वक्त ये चीज नहीं भूलना स्टूडेंट्स, ये चीज नहीं भूलना। कौन सी नहीं भूलना है? तो आपको उसका जो फॉर्मूला है दैट इज V नॉट इज इक्वल टू माइनस RF इन ब्रैकेट V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है। ठीक है, एंड बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। आगे भी कई सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो इसी के बेस्ड है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी ओपैम एज एन इन्वर्टिंग एडर का ही क्वेश्चन है। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ओपैम एज एन इन्वर्टिंग एडर। तो इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो है ये V1 की वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू है, ये V3 की वैल्यू है, ये R1 R2 R3 है, ये RF की वैल्यू है। तो हुई ना, यहाँ पे V1 पता है, V2 पता है, V3 पता है, R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, यू कैन डायरेक्टली RF पता है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। और आप बताओ उसका एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन V नॉट इज इक्वल टू माइनस RF इन अ ब्रैकेट V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कई क्वेश्चन जो क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं सॉल्व करके दूंगा, उसके टाइप के सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। ठीक है, देन ओके, ये भी एक ओपन एज एन एडर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है? लिख लेना है। ठीक है, अब फिर से अपने पहले पार्ट पे वापिस आते हैं। ठीक है, जैसे ओपन एज एन एडर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, वैसे अब एक नया क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स कि इन फुल वेव रेक्टिफायर इफ द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज 12 वोल्ट। अभी इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर है and this is a center tap transformer which has two primary winding, three secondary winding। यहाँ पे हमने डायोड को कनेक्ट किया है और ये कैथोड टर्मिनल शॉर्ट करेंगे। ये लोड रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा VDC, ये RL है। ठीक है, ये D1 है, ये D2 है, ये CT है, ये S1 S2 है। अब उन्होंने दिया ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 12 वोल्ट है। तो बेसिकली आपको सेकेंडरी का जो आउटपुट है विच इज 12 वोल्ट, तो आपका जो गिवन है यहाँ पर, तो गिवन इसमें से आपको गिवन वोल्टेज लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो गिवन वोल्टेज आप लिखोगे ये इसमें से लिखोगे, और गिवन वोल्टेज क्या है? तो गिवन वोल्टेज है VDC V2 RMS। यहाँ पे V2 RMS जो है दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब V2 RMS से आपको VP फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं VP इज इक्वल टू √2 इंटू V2 RMS। तो यहाँ पर √2 की वैल्यू जो है 1.414 इंटू ये 12, यू हैव टू फाइंड द VP। अब उसके बाद जब ये VP जो होगा 12 4 जा 48, 12 1 जा 1 प्लस 4 60, 12 4 जा 48 प्लस 1 9, 12 1 जा 12,
प्लस 4 16, ये होगा 16.968 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बात करते हैं डीसी आउटपुट वोल्टेज की। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वीडीसी, डीसी आउटपुट वोल्टेज जो है that is equals to VDC, and that VDC is equals to twice of VP by pi, twice of VP by pi। यहाँ पे twice VP by pi है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 इंटू VP की वैल्यू 16.968 डिवाइडेड बाय 3.14, इसको सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ VDC। अब इसमें जो सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स पीक इनवर्स वोल्टेज, तो यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज जो है ये PIV जो है, PIV इज इक्वल टू ट्वाइस VP, सो 2 इंटू 16.968, so इसका 2 8 सा 16, 2 6 सा 12 प्लस 1 13, 2 9 सा 18 प्लस 1 19, 2 6 सा 12 प्लस 1 13, 2 1 सा 2 प्लस 3, and that is equals to 33.96936, that is the peak inverse voltage। और ये क्या है, ये पीक इनवर्स वोल्टेज स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। और लास्ट में दिया है आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी। अब इससे क्या होगा कि जो रिपल फ्रीक्वेंसी है, रिपल फ्रीक्वेंसी है, ये रिपल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एफ आर इज इक्वल टू ट्वाइस एफ इन, ट्वाइस एफ इन। सो इनपुट फ्रीक्वेंसी जो दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पावर सप्लाई दिया है ये 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया है, तो उसमें यहाँ पर ये 50 आएगा, यहाँ पे ये 50 आएगा, तो ये 50, एंड देयरफॉर एफ आर इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, एफ आर इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन वैल्यूज हमें आया है। इस डेरिवेशन को VDC को आप सॉल्व कर सकते, VDC को आप सॉल्व कर सकते, दैट इज इक्वल टू 33.936 डिवाइडेड बाय 3.14, यू विल गेट दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब अगर सेंटर टैप में इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर आपने सॉल्व किया है, तो बिल्कुल इसी टाइप का और एक न्यूमेरिकल है जिसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल देखो कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पर भी 12 है, और हाँ ये भी सेम है, और ये भी सेम है, मतलब पहला न्यूमेरिकल तो वही था, बट यहाँ पे 12 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट दिया है, और यू हैव टू फाइंड द डीसी एवरेज आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे बात करेंगे तो जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू, जो वोल्टेज है वो वोल्टेज 606 है, और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पावर सप्लाई इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पावर सप्लाई इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो बेसिकली एवरेज डीसी आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा। यहाँ पे VDC इज इक्वल टू ट्वाइस VP बाय पाई, बट व्हाट यू हैव गिवन इज इक्वल टू यहाँ पे V2 RMS एंड दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। सो VP इज इक्वल टू √2 इंटू V2 RMS फाइंड करना पड़ेगा 1.414 multiplied by 6, and you will get a VP. Then you can find the VDC as well as PIP is equals to twice of VP, twice of VP। तो ये 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 7 8, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 8, oh 8.484, so that is equals to 2 into 8.484,
and that is equals to ये 2 4 the 8, 2 8 the 16, 2 4 the 8 9 and 2 8 the 16.968. It's a 16.968 divided by 3.14. You will get the value of DC आउटपुट वोल्टेज. ठीक है. अब इसके आगे ये जिनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर का न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, और इसमें दिया ये है कि यहाँ पर ये इसके बाद भी जिनर डायोड के कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो हमें इससे आगे बढ़ना है. In an op-amp, non-inverting amplifier has input resistance 10 ohm and feedback resistance 100 ohm. Calculate the expression for output voltage if the input voltage is 0.5 volt. For non-inverting amplifier students, for non-inverting amplifier ये V नॉट जो रहता है RF अपॉन R इन प्लस 1 इंटू V इन, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज ऑफ op-amp एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. सो पुट द वैल्यूज. RF की वैल्यू कितनी है? सो RF इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय Rn इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V in. V in इज इक्वल्स टू 0.5 and you have to find the V out. So V out is equals to ये 10 raised power 3 cancel, ये 0 cancel, that is 10 into 0.5 you will get, that is equals to V naught is equals to 5 volt. So this is the expression for output voltage of op-amp. और पूछा है draw the circuit diagram with above values. उस values के साथ आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है. तो इसकी जो डायग्राम है हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर ये in case of op-amp as a non-inverting amplifier, input voltage is given to the non-inverting terminal and यहाँ पे V is equals to 0.5 volt दिया है. R in की वैल्यू जो है that R in is equals to 10 किलो ओम दिया है. यहाँ पर ये RF है, RF is equals to 100 किलो ओम दिया है, and your V naught कितना आया है स्टूडेंट्स? 5 वोल्ट आया है. So this is the circuit diagram of op-amp as a non-inverting amplifier. In case of op-amp as a non-inverting amplifier, input voltage is given to the non-inverting terminal and inverting terminal is grounded. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now in case of Zener diode source, in a Zener regulator, if the source voltage is 25 volt, RS is equals to 1 kilo ohm and RL is equals to 2 kilo ohm, VZ is equals to 10 volt. Calculate the Zener diode current and load current. ठीक है स्टूडेंट्स, तो Zener के कई सारे न्यूमेरिकल इसमें है. इसकी पहले हम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे ये जो सीरीज रेजिस्टेंस रहेगा, ये Zener डायोड उसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे और Zener के अक्रॉस हम लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे. ये VZ है, ये V in है, ये V in रहेगा, ये सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस है RLS. ठीक है, अब पूछा क्या है कि सोर्स वोल्टेज इज 25 वोल्ट. इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज है ये 25 वोल्ट है. देन सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम का है. RL इज इक्वल्स टू 2 किलो ओम, दैट इज 2 किलो ओम का ये है. VZ इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट. Zener डायोड वोल्टेज 10 वोल्ट है. और पूछा है कि कैलकुलेट द Zener डायोड करंट. ID को फाइंड करो, IZ को फाइंड करो, IZ फाइंड करो कितना है. उसके अलावा IL फाइंड करो, IL की वैल्यू कितनी है. ठीक है, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है. सो यहाँ पर सबसे पहले हमें IS को फाइंड करना पड़ेगा. IS इज इक्वल्स टू V माइनस VZ. अगर आप यहाँ पे देख सकते कि यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को इनपुट वोल्टेज है, दूसरे टर्मिनल को Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज है और रेजिस्टेंस उसका 1 किलो ओम है. सो V in माइनस VZ अपॉन RS. सो यू विल गेट इट्स 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाय RS की वैल्यू कितनी है? इट्स 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3. सो इट्स 15 इंटू 25 माइनस 10,
15 into 10 raised to power minus 3, and so that is equals to 15 मिली एम्पियर। तो आपका जो मेन करंट है, दैट मेन करंट इज इक्वल्स टू 15 मिली एम्पियर। ये जो मेन करंट है, दैट मेन करंट इज इक्वल्स टू 15 मिली एम्पियर। एज वेल एज यहाँ पर हम दूसरी चीज फाइंड करेंगे, दैट इज लोड करंट। सो आई एल इज इक्वल्स टू आई एल इज इक्वल्स टू आई एल इज इक्वल्स टू आई एल की वैल्यू क्या है, वी जेड अपॉन आर एल, एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 by 2 into 10 raised to power 3, and that is equals to 5 into 10 raised to power minus 3. So IL becomes 5 milli ampere। ये जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हम फिर से यहाँ पे KCL अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। KCL, क्योंकि यहाँ से जो करंट है ये IS अंदर जा रहा है, IS गेट डिवाइडेड टू पार्ट्स, IL एंड IZ। तो यहाँ पर अगर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करूं तो ये IS इज इक्वल टू बनेगा IL प्लस IZ, और देयरफॉर IZ बनेगा IS माइनस IL, विच इज 15 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर, ये बनेगा 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब IZ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, तो IZ की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर। और इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़ीनर डायोड के फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। और ज़ीनर डायोड में अगर आप देखोगे तो बेसिक ये फॉर्मूले हैं, इसके अलावा ज़ीनर डायोड में कोई फॉर्मूले है ही नहीं। और बस इसका लेवल करके, मतलब इस टाइप के कई सारे न्यूमेरिकल्स, मैं कहूंगा कि 5 से ज्यादा न्यूमेरिकल ज़ीनर डायोड के ही होंगे, और ये इन 3 फॉर्मूले का यूज करके ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप जेईई मेंस जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर से यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पर आपको पहला फॉर्मूला जो यूज करना है वो कौन सा है, तो IS इज इक्वल टू वी इन माइनस वी जेड अपॉन RS। दूसरा है IL इज इक्वल टू वी जेड अपॉन RL, और तीसरा है IZ इज इक्वल टू IS माइनस IL। ये 3 फॉर्मूले अच्छे से याद रखो। आप ज़ीनर डायोड के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ज़ीनर डायोड के ही मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें ज़ीनर डायोड के बिल्कुल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये ओप-एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर गेन एंड, ये तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको ना हम बाद में सॉल्व करते हैं। पहले हम सिर्फ ज़ीनर डायोड की बात करेंगे। तो सेम यहाँ पे देखो, ये ज़ीनर डायोड का दूसरा न्यूमेरिकल है। सेम आपको पहला फॉर्मूला मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको पहला फॉर्मूला ये कि IS, बेसिकली यहाँ पे IS की वैल्यू दी है लेकिन RS पूछा है, तो स्लाइटली चेंज क्या करना पड़ेगा आपको, RS इज इक्वल टू वी इन माइनस वी जेड अपॉन IS। उसी फॉर्मूले को आपको स्विच करना है, देन IL इज इक्वल टू वी जेड अपॉन RL, और IZ is equals to IS minus IL, you will get the Zener diode voltage current। और पूछा क्या है, find the IL, IZ and RS। तो ये IL, IZ और RS तीनों के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूले दिए हैं, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, और अगर सॉल्व करना ही है तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। V की वैल्यू 9 है, 9 माइनस ये VZ की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय IS की वैल्यू 15 मिली एम्पियर, दैट इज द 15 into 10 raised to power minus 3, and that is equals to 9 minus 6 is the 3 by 15 into 10 raised to power 3, और ये 3 by 15 that is equals to 1 by 5 into 10 raised to power 3, और 1 by 5 की वैल्यू आती है 0.2 into 10 raised to power 3, which is equals to 2 into 10 raised to power 2 is equals to 200 ओम स्टूडेंट। तो बेसिकली RS की वैल्यू कितनी आ गई, तो 200 ओहम आ गई। IL की वैल्यू फिक्स है, दैट इज इक्वल्स टू ये 6 बाय 1.5 into 10 raised to power 3, एंड दैट इज इक्वल्स टू ये 1.5 4 जा
into 10 raised to power minus 3 and that is 4 milli ampere and therefore IZ की वैल्यू क्या रहेगी IS minus IL and that is equals to IS की वैल्यू कितनी है 15 milli ampere minus 4 milli ampere you will get 11 milli ampere is the value of ISI। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। और इस टाइप की न्यूमेरिकल्स है तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है स्टूडेंट्स, ये इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने लिया है कि दैट इज सेंटर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर के बेसिस का न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। देन अगेन इन्वर्टिंग एडर, इस टाइप का भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। देन जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, फिर से वही क्वेश्चन, नो चेंज इन द क्वेश्चन, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते ये, ओके। देन ओपन एज एन इन्वर्टिंग एडर, इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी सेम ओपन जेनर डायोड के ऊपर का ये क्वेश्चन है, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। कैपेसिटर का एक क्वेश्चन हमने लिया था, ये क्वेश्चन इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए टाइम पीरियड क्या है, t इज इक्वल टू 1.1 r इंटू सी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ द टाइम पीरियड। और सिंपली ये है क्या, दैट इज इक्वल टू 1.1, इट्स 1.1 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 22। So basically we have to find the value of capacitor into C and that is equals to 22 सेकेंड। तो यहाँ पर ये होगा कि C is equals to 22 divided by 1.1 into 100 10 raised to power 5, so 220 upon 11 into 10 raised to power 5, so 20 into 10 raised to power 5 into 2 into 10 raised to power 6। तो यहाँ पर C की जो वैल्यू स्टूडेंट्स, ये C की वैल्यू बनेगी 2, सॉरी ये 5 है, जैसे ऊपर आया ये माइनस बनेगा और ये माइनस बनेगा तो 20 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5, सो 200, 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 ही बनेगा, सो 200 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, सो 200 माइक्रो फैरेड। सी की वैल्यू कितनी आएगी 200 माइक्रो फैरेड। सिर्फ ये भी और एक जेनर डायोड का न्यूमेरिकल है। हाँ ये बाकी है LM317, ये भी वोल्टेज रेगुलेटर है। ओपैम्प एडर का इस टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है, ओके। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने ओपैम्प एज ए इन्वर्टिंग एडर, नॉन इन्वर्टिंग एडर, मतलब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के क्वेश्चन सॉल्व किए। देन जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के क्वेश्चन सॉल्व किए। और अब हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, अब हमें सॉल्व करना है यहाँ पर कि ये स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर मोनोस्टेबल। ओपैम्प में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस टाइप के दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज इन द गिवन सर्किट डायग्राम, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज उन्होंने +2 वोल्ट दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 2 वोल्ट इन्वर्टिंग वोल्टेज है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो नीचे का जो मतलब ये जो यहाँ पे दो स्टेज है ओपैम्प की। इन द फर्स्ट स्टेज देयर इज ए ओपैम्प एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बिकॉज इनपुट वोल्टेज इज गिवन टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड फीडबैक रेजिस्टेंस दैट मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। So we know the expression for output voltage of op-amp as a non-inverting amplifier. V0 is equals to RF upon Rin plus 1 into Vin का यूज करके हम V0 को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे RF जो है ये 1 है, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस भी जो है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 इंटू Vin की वैल्यू 2 है एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इंटू 2
यू विल गेट वी नॉट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है, ये वी नॉट कितना है, 4 वोल्ट आया। अब सेकेंड स्टेज के लिए यहाँ पे जो आपका आउटपुट है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट ही आपका आउटपुट है। अब यहाँ पर वी नॉट इज इक्वल टू जो वी आउट आएगा दैट इज माइनस आर एफ अपॉन आर इन इंटू वी इन। तो यहाँ पर माइनस माइनस आर एफ माइनस 2 इंटू 10⁻³ अपॉन आर इन 1 इंटू 10⁻³ इंटू वी इन की वैल्यू 4 स्टूडेंट्स। वी इन की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये -2 इंटू 4 एंड दैट इज इक्वल टू -8 वोल्ट, -8 वोल्ट। सो वी आउट इज इक्वल टू -8 वोल्ट। ये आपका आंसर है, वी आउट इज इक्वल टू -8 वोल्ट। तो ओपैम्प के बेसिस पे भी कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इस टाइप का और एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहले स्टेज में क्या है, पहले स्टेज में सबट्रैक्टर है, पहले स्टेज में सबट्रैक्टर है, और जो सबट्रैक्टर का जो आउटपुट है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को दिया है। तो सबसे पहले वी नो दैट यहाँ पर वी नॉट इज इक्वल टू माइनस, मतलब यहाँ पर सीधा आउटपुट जो आएगा स्टूडेंट्स ये V2 माइनस V1 एंड दैट इज इक्वल टू V2 कितना है, ये 4 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। सो पहला जो V नॉट है ये आपका 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 2 है, ये ओपन एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। सो वी आउट जो होगा वी आउट जो होगा वी आउट जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर इन इंटू वी इन, और वैल्यू अगर मैं प्लेस करूँ तो ये 2 इंटू 10⁻³ अपॉन आर वन 1 इंटू 10⁻³ इंटू वी इन की वैल्यू 2 वोल्ट है। तो 10 कैंसर, दैट इज इक्वल टू -4 वोल्ट। सो दैट इज इक्वल टू वी आउट। तो वी आउट की वैल्यू -4 वोल्ट आएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पहला पार्ट है, दैट इज सबट्रैक्टर, और ये जो दूसरा पार्ट है दैट इज ओपन एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये जो सर्किट है ये ओपन एज ए सबट्रैक्टर है, और ये ओपन एज ए सबट्रैक्टर है, तो सबट्रैक्टर का आउटपुट ये आएगा। दूसरा जो है ओपन एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, है, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, बट ये यहाँ पर एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर स्टडी ऑफ आईसी के दो एप्लीकेशन है, एक है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और दूसरा है एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के केस में मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का एक क्वेश्चन, आई थिंक पहला ही क्वेश्चन हमने ये लिया है कि मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के लिए आपको क्या करना है, उसका जो विड्थ है टाइम पीरियड, एक ही फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 1.1 RC। तो हो सकता है इसके 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो। कभी कभी जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि पहले पल्स विड्थ निकालो, अगर पल्स विड्थ प्रोवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस देंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू पूछेंगे। ठीक है, तो ये एस्टेबल मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर था। इसके बाद जो आएगा दैट इज एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो बेसिकली एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में आपको 4 फॉर्मूले याद रखने ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपके ये क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं है तो आपको उसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चार्जिंग टाइम की बात करते हैं। T1 इज इक्वल टू 0.693 इंटू आर ए प्लस आर बी इंटू सी, ये चार्जिंग टाइम है। डिस्चार्जिंग टाइम जो है स्टूडेंट T2 इज इक्वल टू 0.693 इंटू आर बी इंटू सी, ये डिस्चार्जिंग टाइम है। और फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू 1.44 अपॉन आर ए प्लस 2 आर बी इंटू सी, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों के फॉर्मूले हैं। 3 मार्क्स के लिए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। नाउ पुट द वैल्यूज एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। जैसे कि यहाँ पे T1, T2, T3 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे T1 क्या बनेगा, T1 बनेगा 0.693 इंटू आर ए की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10⁻³ प्लस आर बी की वैल्यू कितनी है, इट्स
3.9 इंटू 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू 0.47 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.693 इंटू, अब ये 10⁻³ है तो इसकी एडिशन करते हैं, 9+3 आएगा, ये 13 आएगा, और 3+3 6, मतलब 6.3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.47 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6.3 से 0.4 को मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट ये 4, यहाँ पे 4 3 12, ये 0.693 इंटू 4 3 12, 4 6 24 25। ठीक है, और ये 2 के बाद 2.5 इंटू 10⁻⁻, ये -3, और ये 2.52 से 0.693 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ये चार्जिंग टाइम मिलेगा। सेम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट चार्जिंग टाइम। सेम डिस्चार्जिंग टाइम भी वैसा ही है, आप ऐसे चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम और फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले भी यहाँ पे दिए हैं, फॉर्मूले को अच्छे से याद रखो। सो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप सारी चीजों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम, फ्रीक्वेंसी। इसमें और एक चीज पूछ जाती है, ड्यूटी साइकिल। जैसे जैसे आगे चलते हैं वैसे वैसे तो हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेम एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का क्वेश्चन दिया है, आपको आर ए दिया है, आर बी दिया है। जैसे पहले R1 R2 के फॉर्म में था, ये आर ए आर बी के फॉर्म में है। ये चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम, नो चेंज इन द न्यूमेरिकल, जस्ट वैल्यूज आर चेंज। यहाँ पे प्रीवियस में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज थे, यहाँ पे थोड़े इजी वैल्यू, और इजी वैल्यू तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे T1 इज चार्जिंग टाइम जो इज इक्वल टू 0.693 इंटू आर ए प्लस आर बी। आर ए कितना है, आर ए प्लस आर बी इंटू सी। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं 0.693 इंटू आर ए कितना है, ये 10 इंटू 10⁻³ प्लस 12 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻6। तो बेसिकली 0.693 इंटू ये 10 प्लस 12, इट बिकम्स ए 22 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू, इट्स एक्चुअली 100 इंटू 10⁻⁻3, 100 इंटू 10⁻⁻3, और ये +3 - 3 कैंसल, क्या बचा, इट्स 22 इंटू 100। तो यहाँ पर 69.3 इंटू 22 ही बचा। सो 22 3 ज़ा 66, 22 9 ज़ा, अब ये थोड़ा कैलकुलेशन है, तो 69.3 इंटू 22, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 13, ये 0 दिया, अगेन 6 8 3 1, ये 6 8 14, 1 12 5 1। सो एक डेसिमल के बाद पॉइंट देना है, सो 1524.6, 1524.6। तो ये सेकेंड, तो ये चार्जिंग टाइम है स्टूडेंट। आप डिस्चार्जिंग टाइम और बाकी की चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे T2 की जो वैल्यू है 0.693 इंटू आर बी इंटू सी, और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है 1.44 अपॉन अपॉन ये आर ए प्लस 2 RB इंटू सी। नाउ पुट द वैल्यूज एंड ट्राई टू फाइंड द, यहाँ पे एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, फिर से सेम चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम और यहाँ पे ड्यूटी साइकिल। तो नया क्या है, ड्यूटी साइकिल नया है। तो ड्यूटी साइकिल जो होगा स्टूडेंट, ड्यूटी साइकिल जो होगा, तो ड्यूटी साइकिल है, इट इज अ चार्जिंग टाइम, इट इज द रेशियो ऑफ चार्जिंग टाइम अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। और यहाँ पर ये आएगा T1 अपॉन T1 प्लस T2, और यहाँ पे आता है आर ए प्लस आर बी अपॉन आर ए प्लस 2 RB, एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर ड्यूटी साइकिल। फॉर्मूला फॉर ड्यूटी साइकिल, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हो, 10 इंटू 10⁻³ प्लस 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 10 इंटू 10⁻³ प्लस
12 into 10 raised to power 3 and that is equals to 10 raised to power 3 तो 6 plus 3 is 16 into 10 raised to power 3 होगा अपॉन 22 into 10 raised to power 3 होगा 10 raised to power 3 कैंसल ये 8/11 ये आपका आंसर आएगा ठीक है एंड दैट इज द ड्यूटी साइकिल दैट इज द ड्यूटी साइकिल इसको आप परसेंटेज ड्यूटी साइकिल में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको परसेंटेज ड्यूटी साइकिल निकालना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करो यू विल गेट द परसेंटेज ड्यूटी साइकिल ठीक है और ये सिर्फ इन्वर्टिंग एडर का ये भी हमने लिया है ओके ये जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का भी पार्ट लिया है हमने ओपैम्प ओके ये एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यहाँ पर एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है दिस इज योर होमवर्क होमवर्क इन द सेंस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आपको फॉर्मूला पता है कि इसमें पूछते क्या है तो कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी पूछा है और परसेंटेज ड्यूटी साइकिल पूछा है फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ड्यूटी साइकिल तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.44 अपॉन आर यहाँ पे ए दिया है ना आर ए प्लस 2 आर बी इंटू सी और परसेंटेज ड्यूटी साइकिल जो है दैट इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T1 प्लस T2 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड यू विल गेट द परसेंटेज ड्यूटी साइकिल ठीक है तीसरा जो पार्ट है स्टूडेंट्स ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल गिवन बाय Vm is equals to 120 sin of 100 pi t volt and the carrier signal is given by Vc is equals to 240 into 10 raised to power 6 अब स्टूडेंट्स ये भूलना नहीं ये यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये 10 raised to power 6 दिया है कितना दिया है 10 raised to power 6 तो ये 10 raised to power 6 है अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है हमें बेसिकली यहाँ पे साइड बैंड का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है साइड चैनल की बैंडविड्थ फाइंड करना है और इस टाइप में आपको दो सिग्नल्स दिए दिए हैं तो यहाँ पे ये जो Vm है तो इसमें ये EM को पहले फाइंड करते हैं EM को पहले फाइंड करते हैं दैट EM इज इक्वल्स टू 120 वोल्ट FM क्या होगा स्टूडेंट्स FM इज इक्वल्स टू 2 पाई F इज इक्वल्स टू 2 पाई इज इक्वल F इज इक्वल्स टू 100 पाई है तो ये पाई तो कैंसल F की वैल्यू है FM इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज FM की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज है देन VC से अगर मैं फाइंड करूँ तो VC से क्या मिलेगा VC से मुझे मिलेगा EC इज इक्वल्स टू 240 वोल्ट EC इज इक्वल्स टू 240 वोल्ट तो यहाँ पे FC मुझे मिलेगा दैट इज 10 raised to power 6 by 2 is equals to it's a 5 into 10 raised to power 5 5 into 10 no, 2 5 is 10 5 into 10 raised to power 5 and that is equals to 500 किलो हर्ट्ज 500 किलो हर्ट्ज इसको अगर मैं हर्ट्ज में कैलकुलेट करूँ तो 0.05 किलो हर्ट्ज ये बनेगा ठीक है तो यहाँ पर अगर पहली बात ये गिवन है यहाँ से मुझे पहले साइड बैंड का एम्पलीट्यूड निकालना हो तो साइड बैंड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू साइड बैंड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 इंटू EC बाई 2 इंटू AC बाई 2 मतलब एक्चुअली M इंटू AC बाई 2 तो यहाँ पे मुझे मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना पड़ेगा एंड दैट M इज इक्वल्स टू या आप Vm बाई M मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालते हैं सबसे पहले इसके बाद तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगा M इज इक्वल्स टू EM अपॉन EC तो EM की वैल्यू कितनी है 120 वोल्ट अपॉन ये EC की वैल्यू है 240 वोल्ट एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 है भाई ठीक है तो ये 0.5 इंटू EC की वैल्यू कितनी है EC की वैल्यू 240 है डिवाइडेड बाय 2 आएगा तो 0.5 का मतलब ये एक्चुअली 240 बाय 4 सो 60 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ साइड बैंड एम्पलीट्यूड
तो ये साइड बैंड एम्पलीट्यूड 60 वोल्ट का है। उसके अलावा साइड बैंड की जो फ्रीक्वेंसीज है, अपर हायर फ्रीक्वेंसी, तो आप इसको एफ अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज एफ सी प्लस एफ एम, और एफ लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को एफ सी माइनस एफ एम ऐसे कर सकते हो। तो ये 500 प्लस 0.5 किलो हर्ट्ज में मेजर करेंगे, और यहाँ पे 500 माइनस 0.05, ये 0.05 होगा इंटू किलो हर्ट्ज। इससे हम अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। और बैंड विड्थ जो है, बैंड विड्थ है तो एफ अपर साइड बैंड USB माइनस एफ एल एस बी एंड दैट इज इक्वल टू BW। ये आपका बैंडविड्थ रहेगा, इसका डिफरेंस लेके आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स हमने इसमें सॉल्व किए स्टूडेंट। आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी, क्योंकि जेनर डायट का इस टाइप का भी न्यूमेरिकल हमने लिया है, फाइंड द वैल्यूज RA एंड RB। तो ये भी एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का एक क्वेश्चन से, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का क्वेश्चन से, IC 555 का जो एप्लीकेशन है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हाँ एक क्वेश्चन बाकी है जिसमें LM317 एज अ वोल्टेज रेगुलेटर का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो LM317 में क्या है, ये इनपुट है, ये एक IC है जिसका नाम है LM317, ये उसका आउटपुट वोल्टेज है, ये Vin है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो R2 रहेगा ये वेरिएबल R2 है। अब यहाँ पे दिया है कि आपको करना क्या है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो R1 दिया है, तो VO मिनिमम जो है दैट इज 1.25 इंटू R1 अपॉन R2 मिनिमम प्लस 1। तो यहाँ पे 1.25 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, ये 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 इंटू 10⁻³ प्लस 1, यू विल गेट 1.25 इंटू ये 2, इट्स 2.50 VO मिनिमम, ये 2.50 वोल्ट आया है। दूसरा पार्ट है VO मैक्सिमम को कैलकुलेट करते हैं। तो VO मैक्स जो है, VO मैक्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.25 इन ब्रैकेट, ये R2 अपॉन R1 स्टूडेंट्स, R2 अपॉन R1, R2 मिनिमम ऊपर जाएगा और नीचे R1 है, सो ये R2 मैक्स अपॉन R1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1.25 इंटू 7 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 प्लस 1, तो ये 1 इंटू 10⁻³, तो ये बनेगा 1.25 इंटू 7 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1.25 इंटू 8 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 0 8 1 जा 8, 8 5 4, 8 2 जा 16 20, 8 1 जा 8 प्लस 2 10, सो इट्स अ 10 वोल्ट, सो VO मैक्स। अब इसमें ना सबसे अहम बात ये स्टूडेंट्स की लास्ट में रेंज लिखना भूलना नहीं, क्योंकि यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आपको रेंज फाइंड करना है। सो स्टेटमेंट लिखना है द रेंज of output voltage is from 2.50 volt to 1000 volt, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स। कई सारे बाकी के जो क्वेश्चंस है वो ऑफलाइन के बैचेस में होंगे, ये स्पेशली 2026 के फास्ट ट्रैक बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया है। तो आई होप कई सारे लोगों को भी इसका फायदा होगा। तो बाकी के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करना है, यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू।